गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है स्मृति। श्री राम शर्मा द्वारा रचित लेख स्मृति एक संस्मरणात्मक लेख है जो लेखक के बचपन की साहसिक कथा पर आधारित है। इस पाठ के पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से तेज सर्दी में भी, कड़ी ठंड में भी जो लेखक है वो झरबेरी से बेर तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें अपने डंडे से बहुत मोह है। और उछल कूद करते हुए वे अपने रास्ते में पड़ने वाले एक कुएं में भी पत्थर फेंक फेंक कर खेलते रहते हैं। लेकिन उस कुएं में जब उन्होंने पहली बार पत्थर फेंका तब उन्हें पता चला कि इस कुएं में एक भयंकर काला सांप है। और जब उनके भाई ने उन्हें कहा कि आपको मक्खनपुर जाकर चिट्ठियाँ डालनी है, तो वे शाम के समय में जब मक्खनपुर जा रहे थे तो वही कुआं उन्हें दिखाई दिया जो स्कूल जाते वक्त उन्हें दिखाई दिया था। अब उन्हें वही इच्छा जागृत हुई कि जैसे हम स्कूल जाते वक्त कुएं में पत्थर फेंक कर सांप की फुसकार सुनते थे, वैसे अभी भी हमें वही काम करना है। ऐसी उनकी इच्छा जागृत हुई। और जैसे ही उन्होंने कुएं में पत्थर फेंका, उनकी टोपी से चिट्ठियाँ गोल गोल चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई, जिससे लेखक जो है वो घबरा गया, उसकी जान निकल गई। जान कैसे निकल गई? जैसे कोई घास चरता हुआ हिरन को गोली मार दी जाए और वो तड़पड़ा के मर जाए, उसी प्रकार लेखक की भी जान निकल गई थी। अब आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 11 से। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। किस प्रकार जो छोटा भाई था वो तो जोर जोर से रो रहा था। डाढ़े मारना मतलब जोर जोर से रोना। और मैं कैसे रो रहा था? आंखें डबडबाकर। जैसे कोई पतीली में उफान आकर ढक्कन ऊपर उठता हो और फिर हम जैसे बंद करते हैं वो पानी बाहर टपकता हो, उसी प्रकार मैं रो रहा था। यानी लेखक निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। उद्वेग मतलब होता है बेचैनी और घबराहट। मतलब मुझे निराशा भी थी और भाई से पिटने का डर भी था, क्योंकि वो जो चिट्ठियाँ थी वो बहुत ज़रूरी थी और शाम के समय में ही उस चिट्ठियों को डाक खाने से निकालना था। इसीलिए उस चीज़ का मुझे बहुत डर लग रहा था और थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क ही जाते थे। माँ की गोद याद आ जाती है। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो सबसे पहले कौन याद आता है? माँ याद आ जाती है। तो लेखक को भी अपनी माँ याद आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं माँ कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियाँ तो फिर से लिखी जाएगी, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे। जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना नहीं जानता था। अब जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि मैं घर जाकर कह दूं कि चिट्ठियाँ डाक खाने में डाल आए और कुएं में मिट्टी डाल दी जाए, लेकिन उस समय लेखक को झूठ बोलना नहीं आता था और घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मतलब बुरी तरह से उनकी मार पड़ती, इसीलिए वो सच भी नहीं बोलना चाह रहे थे। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता है। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ये सोच कर कि मार कैसी पड़ेगी, उससे शरीर तो नहीं मन अंदर से रूह भी कांप जाती है। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियाँ ना पहुँचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। मतलब मैं सच बोलकर तो पिटूंगा और झूठ बोलकर एक जिम्मेदारी वाला जो बोझ है, जो मेरे पे जिम्मेदारी दी थी भाई ने कि तुम मक्खनपुर डाक खाने में चिट्ठियाँ डालाओ, वो बोझ दबा मैं सिसक रहा था। मतलब मैं रो रहा था, घबराहट हो रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए। मतलब मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देर हो रही थी और इधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। सर्दियों के दिन थे तो इसलिए शाम भी बहुत जल्दी हो रही थी। दिन का बुढ़ापा होना मतलब शाम का समय आ जाना। कहीं भाग जाने की तबीयत करती। अब ये सोच रहा था कि ना तो घर जाऊं, कुछ भी ना कहूं और कहीं और चला जाऊं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुआरी तलवार कलेजे पर फिर रही थी।
अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं भाग गया तो शायद उससे भी बड़ी सज़ा मुझे मिलेगी, पिटने को मिलेगा। और मतलब दोनों तरफ मेरे धार वाली तलवार लटक रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले, अपने मन में एक संकल्प ले ले कि ये काम मैं निश्चित रूप से कर लूँ, तो जो दुविधा है, जो परेशानियाँ हैं, उसकी बेड़ियाँ अपने आप कट जाती है। इसी प्रकार लेखक की भी दुविधा दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? क्योंकि उसने भी एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे चिट्ठियों के बारे में क्या करना है। वो हम आगे पढ़ते हैं। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। अब जो लेखक है उन्होंने क्या दृढ़ निश्चय किया कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालेंगे। कितना भयंकर निर्णय था। कैसे भयंकर था? क्योंकि उसके अंदर बहुत खूंखार काला सांप पड़ा था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? लेकिन लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर ले तो उसे मरना जीना कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अपना लक्ष्य ही वो साधता है। मूर्खता और बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और यह भी जानबूझकर। लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहे मूर्खता से करो चाहे बुद्धि से करो, लेकिन अगर आपने मौत का मार्ग स्वीकार कर लिया है तो वो कोई गम वाली बात नहीं है। मतलब आप अगर आपकी मूर्खता है या आपकी बुद्धिमत्ता है, लेकिन आपने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, और वह भी जानबूझकर। तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। जब आप अगर ये सोच लो कि मुझे ये काम करना है, तो चाहे संसार की कोई भी परेशानी आए, आप उसे आसानी से हल कर पाओगे। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। और फिर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा, वो सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। दूसरी शक्ति मतलब दैवी शक्ति के ऊपर छोड़ देता है कि मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। गीता में भी उपदेश लिखा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब आपको अपना कर्म करना है। वो जो फल देने वाला है, जो ऊपर वाला, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो अपने आप आपके कर्मों का फल आपको जरूर देगा। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो या सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब बस मुझे एक ही लक्ष्य था मेरा कि मुझे कुएं से चिट्ठियाँ निकालनी है। चाहे चिट्ठियाँ निकालने पे मुझे मौत मिले या फिर मैं सांप से बचकर बाहर आ जाऊँ, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बुते मैंने कुएं में घुसने की ठानी। लेकिन एक तरफ मेरे मन में अलग ही विश्वास जन्म ले रहा था कि मैं सांप को निश्चय ही मार दूंगा अपने डंडे से, क्योंकि उसके पास जो डंडा था उससे उसने कई सांपों को नारायण वाहन पहुँचा दिया, मतलब स्वर्ग में पहुँचा दिया था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। और छोटा भाई था वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, वह रोए जा रहा था। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, लेकिन क्या कह रहा है कि वो सिर्फ रोए जा रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं भाई वापस आएंगे भी या नहीं। वास्तव में सजीव मौत और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा था। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि सचमुच जो काला सांप है वो मेरे लिए सजीव रूप में मौत बनकर कुएं में बैठी थी, और उसके लिए उन्हें भी नग्न होना पड़ा, मतलब अपने कपड़े उतारने पड़े। उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों पे बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ, कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। मतलब अब कुएं में उतरने के लिए उन्होंने अपनी धोतियों को रस्सियों के जरिए एक दूसरे से बांध दिया, और कुछ रस्सियाँ लेकर जो रस्सी बनाई थी उन्होंने कुएं पे नीचे उतरने के लिए बनाई थी।
हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। जो धोतियाँ एक दूसरे से बांधी उसको हमने चेक भी कर लिया, जांच भी ली। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे पर डेग, वह लकड़ी जिस पर चरस पुर टिकता है, मतलब कुएं की जो लकड़ी होती है जिस पे हम पानी खींचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ जो थी उस पर उन्होंने दूसरा सिरा बांध दिया के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। पहले तो क्या किया, जो धोती थी उसको डेग से बांधा और फिर छोटे भाई के हाथ में दे दिया। बल्कि छोटा भाई जो था वो 8 वर्ष का ही था, फिर भी उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहा गया। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया। आश्वासन का अर्थ क्या होता है? मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। मतलब मैं अपने मन में भी यही विश्वास करके जा रहा था कि मैं अंदर जाकर डंडे से सांप को मार दूंगा। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। कारण क्या था कि इससे पहले भी लेखक ने अनेक सांपों को धराशायी किया था। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। लेखक क्या कह रहे हैं कि मुझे तनिक भी डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी सांपों को मार चुका हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। कुएं के धरातल से 4-5 गज रहा हूँ, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई। अब जो कुएं की जो ज़मीन थी उससे मैं 4-5 गज ही ऊपर रहा हूँगा, और मैंने ध्यान से नीचे देखा, क्योंकि ऊपर से तो सांप इतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने नीचे से देखा तो उसकी अक्ल चकरा, मतलब उसको चक्कर से आने लगे। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि सांप को लग रहा था कि कोई मेरे पास आ रहा है, तो वो अपना फन फैलाए जमीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। मतलब घातक चोट मतलब जो मुझे नुकसान पहुंचा दे, इस आसन पर, मतलब वो मुझे काटने के हिसाब से बैठा था, फन फैलाकर बैठा था। और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता था। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। जैसे सांप फन फैलाकर ढसता है या काटता है, उसी प्रकार वो कुएं में भी फन फैलाकर बैठा था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, और उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। उसका प्रतिद्वंदी मतलब उसका जो शत्रु, उसका जो विपक्षी, मतलब वो मुझे देख रहा था, क्योंकि हम पत्थर मार मार के उसको परेशान करते थे। तो उसका प्रतिद्वंदी, कोई उसे मिला है जो उसको परेशान कर रहा है, तो वो उसे काटने के लिए फन फैलाए कुएं के चारों ओर हिलता, इधर उधर हिल रहा था। और धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता है। अब जो है लेखक है वो कह रहे हैं कि मुझे भी जो कुआं है उसके बीचों बीच उतरना था, क्योंकि जो सांप, जो रस्सी थी, डेग जो था, वो बीचों बीच बंधा हुआ था, और जो सांप है वो भी वहीं इर्द गिर्द घूम रहा था। इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता है, मतलब अगर 1.5-2 फुट गज पे भी दूरी हो तो सांप काटने को तैयार रहता है। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। व्यास मतलब उसकी जो गोलाई है कच्चे कुएं की, वह बहुत कम होती है।
नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है। ऐसी दशा में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। जो लेखक हैं वो बीचों बीच लटक रहे थे, इसलिए उनको कुएं के बीच में ही उतरना था। वो किनारों पे या आसपास नहीं उतर सकते थे। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया। जो लेखक है वो कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मतलब अपने शत्रु को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया है, इसलिए वो नीचे उतरकर सांप को मार देंगे, ऐसा ही उन्होंने विश्वास अपने मन में जगा रखा है। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच जो मैं नीचे उतरता, त्यों तो मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ती जाती थी। एकाग्रचित्ता मतलब मेरा जो ध्यान है वो बढ़ता ही जा रहा था। किसके प्रति? सांप के प्रति। मुझे एक सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी नीचे गिरी तो सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटक रही थी। मतलब मैंने टांगों को ऊपर कर लिया। पर इससे सांप ने दूरी और कुएं की परिधि में उतरने का ढंग मालूम हो गया। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने अपनी टांगों को समकोण में मतलब इकट्ठा कर लिया, तो जो कुएं की जो परिधि थी उसमें उतरने का ढंग मुझे मालूम हो गया। तनिक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के से अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। मतलब मैं खड़ा तो हो गया, लेकिन अब मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। धन्यवाद।